हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाउडर मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आया इस मेथड का मकसद क्या है? इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है हमारा? तो देखें, हमारे पास सोडियम क्लोराइड जैसे फ़ाइन पाउडर क्रिस्टल होते हैं। अगर हमने उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? पाउडर मेथड इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड जैसे फ़ाइन पाउडर क्रिस्टल्स मौजूद होंगे, ठीक है, जिनके स्ट्रक्चर्स का मैंने एनालिसिस करना होगा। तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा वो मेथड क्या कहलाएगा? पाउडर मेथड कहलाएगा। आया इस मेथड से हम क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि क्रिस्टल के अंदर एक्सिस की लेंथ होती है, और इसके अलावा हमारे पास एक्सिस के दरमियान जो एंगल होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास क्रिस्टल में जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है, उस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए पाउडर मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बड़ा एक्यूरेट मेथड है। तो आइए हम चलते हैं अपने इस मेथड की डिस्क्रिप्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले कह रहा है कि डेबे एंड स्कैरर, जिन्होंने 1916 में, और हल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1917 में हमें ये मेथड डिवाइस किया कि ये मेथड इस्तेमाल किया जाए ताकि हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकें बाय पाउडर मेथड, ठीक है। देखें, इस मेथड में एक्स रेज इस्तेमाल होती हैं ताकि हम उस सैंपल का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रेज़ इस्तेमाल होंगी वो कौन सी रेज़ इस्तेमाल होंगी? वो एक्स रेज़ इस्तेमाल होंगी। तो इसमें वो बता रहा है कि ये मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज़ हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है जिनका रंग एक हो, जिनकी वेवलेंथ एक जैसी हो। फिर तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि फाइन क्रिस्टल पाउडर इज़ टेकन इन अ थिन वॉल कैपिलरी ट्यूब। हमने एक फ़ाइन पाउडर क्रिस्टल लेना है, ठीक है। हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होगा वो पाउडर सूरत में होगा, उसको थोड़ा सा हम क्रश करेंगे, पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके जो स्टेट होगी वो क्रिस्टलाइन ही होगी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा, उसको हमने किस में प्लेस कर देना है? एक थिन, एक बारीक कैपिलरी ट्यूब में हमने उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर इसमें वो फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि जो हमारे पास पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, असल में ये क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब जो इनकी तरतीब होती है वो रैंडम होती है, बेतरतीबी सी होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि इसी बेतरतीबी पार्टिकल्स की इसी बेतरतीबी पोजीशन की वजह से जो एक्स रेज सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के साथ टकराती हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर जो है डिस्पर्स हो जाती हैं या स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक्स रेज की स्कैटरिंग देखनी है कि स्कैटरिंग को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए एक फ़िल्म इस्तेमाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंसिटिव फिल्म। तो आई थिंक आपको ये शुरू के ये जो मैंने आपके सामने कुछ 5-6 पॉइंट रखे हैं आपको समझ आ चुके होंगे। पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, डेबे, स्कैरर और हल। इन्होंने हमें ये मेथड डिवाइस किया ताकि हम क्या काम कर सकें? ताकि हम जो है पाउडर मेथड के ज़रिए सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल्स का एनालिसिस कर सकें, उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकें। फिर मैंने इसमें बताया कि इसमें एक्स रेज होती हैं, यूज़ होती हैं, जो कि असल में मोनोक्रोमेटिक होती हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि ये इनका रंग एक जैसा होता है, इनकी वेवलेंथ एक जैसी होती है। फिर मैंने बताया कि जो हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को
प्लेस करना है वो एक बारीक कैपिलरी ट्यूब में प्लेस करना है। इसकी डायग्राम मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा इसमें ये बात कर रहा है कि जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, असल में ये टिनी क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। और रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से जब एक्स रेज के साथ टकराती हैं तो वो डिफरेंट एंगल्स पर डिस्पर्स हो जाती हैं या स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो यही स्कैटरिंग देखने के लिए हमारे पास इसी के अंदर जो है एक सेंसिटिव फिल्म भी मौजूद होती है, जिसके ज़रिए हम इसकी स्कैटरिंग को देख सकते हैं, का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको वर्किंग समझाऊँगा, फिर मैं वो फार्मूलाज बताऊँगा जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स की कैलकुलेशन या स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें, नेक्स्ट स्लाइड के 2 पॉइंट पढ़ने से पहले ये देखें, हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे आपको कैपिलरी ट्यूब नज़र आ रही होंगी। ये कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर आपने सैंपल को प्लेस करना है, मतलब सोडियम क्लोराइड को आपने प्लेस कर देना है। और यही जो है हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है, आपने इसको पास कर देना है इस रिंग में से, जो कि असल में क्या है, सेंसिटिव फिल्म है। ठीक है, इस सेंसिटिव फिल्म के गिर्द एक सिलेंड्रिकल कैमरा भी लगा होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि इस सेंसिटिव फिल्म के गिर्द एक सिलेंड्रिकल कैमरा भी लगा होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक सेंसिटिव फिल्म थी जिसके गिर्द एक सिलेंड्रिकल कैमरा था, और इस जो मेरे पास सेंसिटिव फिल्म है इसमें आपको कुछ होल्स नज़र आ रहे होंगे। एक होल यहाँ होगा, एक एंट्रेंस पे होगा, एक एग्ज़िट पे होगा। यहाँ से आपने कैपिलरी ट्यूब को पास करना है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक सैंपल नज़र आ रहा है, मतलब वो सोडियम क्लोराइड का सैंपल मौजूद है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करना चाहते हैं। आपने क्या काम करना है, एक्स रेज़ को यहाँ से पास करना है। जब एक्स रेज़ सोडियम क्लोराइड से टकराएंगी तो क्या होगा, कुछ एक्स रेज़ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और कुछ डिफ्रैक्शन शो करेंगी और यहाँ पे फैल जाएंगी। ठीक है, आपको मुख्तलिफ रंगों से उसने दिखाया हुआ है कि जब एक्स रेज़ आई कैपिलरी ट्यूब में से गुज़रती हुई इस सैंपल के साथ टकराई जो कि सोडियम क्लोराइड का सैंपल था। ठीक है, कुछ जो मेरे पास एक्स रेज़ थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और कुछ ने डिफ्रैक्शन शो की। ठीक है, जब हमारे पास डिफ्रैक्शन हुई, रिफ्लेक्शन हुई, तो आपको कुछ नज़र आ रहा है डायग्राम से साफ कि जो पिंक या ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ये असल में एक्स रेज़ हैं जो कि स्कैटर्ड हुई हैं। ठीक है, तो इस थिन फिल्म से ऊपर नज़र आ रही है ना आपको, ये आपको एक्स रे जो नज़र आ रही हैं ये क्या होंगी, ये ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, और जो एक्स रेज़ बिल्कुल सामने इसके होंगी, इस थिन फिल्म के, इस सेंसिटिव फिल्म के सामने होंगी, वो क्या करेंगी, वो आर्क बनाएंगी ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्राइट स्पॉट। ऑन आइदर साइड ऑफ द मतलब इंटरनेट साइड पे भी वो आर्क बनाएंगी और एग्ज़िट साइड पे भी वो आर्क बनाएंगी। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैंने एक ली कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मैंने उसको सेंसिटिव फिल्म में से गुजारा। सेंसिटिव फिल्म में मुझे होल दिए हुए हैं एग्ज़िट पे भी और इंट्रेंस पे भी। ठीक है, इसी कैपिलरी ट्यूब में सैंपल मौजूद है और कैपिलरी ट्यूब को मैंने गुजार दिया इस सेंसिटिव फिल्म में से। ठीक है, मैंने गुजारी एक्सरे जब गुज़री तो वह सैंपल से टकराएगी। टकराने के बाद कुछ एक्सरेज़ रिफ्लेक्शन शो करेंगी, कुछ एक्सरेज़ डिफ्रैक्शन शो करेंगी, कुछ वापस मुड़ेंगी, कुछ आई की तरफ जाएंगी, फैल जाएंगी। तो जो एक्सरेज़ ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही हैं इस थिन फिल्म से ऊपर, ठीक है, तो वो तो ज़ाया हो गई, आप समझ लें। और जो बिल्कुल इसके सामने होंगी, बिल्कुल इस थिन फिल्म के जो आपको चौड़ाई नज़र आ रही है, जो रिंग नज़र आ रहा है, इसके जो बिल्कुल सामने होंगी, वो क्या करेंगी, वो आर्क
बनाएंगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्राइट स्पॉट, मतलब एंट्रेंस साइड पे भी वो क्या शो करेंगी, आर्क शो करेंगी, और एग्जिट साइड पे भी जो है वो आर्क शो करेंगी। तो कहता है ईच पेयर ऑफ द आर्क विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट गिव्स द पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये एंट्रेंस का स्पॉट नज़र आ रहा है आपको, और ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है ये क्या है, बी मतलब एग्जिट का स्पॉट नज़र आ रहा है। एंट्रेंस पे हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा कुछ लाइट तो ज़ाया हो जाएगी, और बाकी लाइट जो होगी जो बिल्कुल इस रिंग के लाइट जो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ असल में क्या है, एक्स रेज़ है। ठीक है, कुछ एक्स रेज़ तो ज़ाया हो जाएंगी, मगर कुछ एक्स रेज़ क्या काम करेंगी, वो आर्क बनाएंगी। तो वो आर्क जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जो है वो आर्क बनाएंगी, जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा। मतलब ये जो मेरे पास एंट्रेंस का स्पॉट है, एंट्रेंस के स्पॉट पे चाहे आप लेफ़्ट साइड पे देख लें चाहे राइट साइड पे देख लें, तो इस आर्क का इस स्पॉट से डिस्टेंस जो है लेफ़्ट और राइट दोनों लिहाज से क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। चाहे आप ये वाली आर्क देख लें, ठीक है, यहाँ पे भी जो है एंट्रेंस स्पॉट से आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देख लें, चाहे आप राइट साइड पे देख लें चाहे आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, आपको इक्वी डिस्टेंस नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्ज़िट पे आप देख लें, जो एग्ज़िट पे जो हमारे पास स्पॉट है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास आर्क्स बनेंगी वो भी क्या होंगी, चाहे आप लेफ़्ट साइड पे देख लें चाहे आप राइट साइड पे देख लें। ठीक है, तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस आर्क का बन जाना इक्वी डिस्टेंस पर किस चीज़ को शो करता है, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन को शो करता है। ये जो आर्क्स बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं ये असल में क्या है, ये एग्ज़िट साइड पे आपको डिफ्रैक्शन शो कर रही हैं, और एंट्रेंस साइड पर आपको रिफ्लेक्शन शो कर रही हैं उस एक्स रेज़ की। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि ये जो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं आर्क के, ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, चाहे एग्ज़िट चाहे आप एंट्रेंस का सेंट्रल स्पॉट देख लें, चाहे आप एंट्रेंस का आप सेंट्रल स्पॉट देख लें, ये आर्क इक्वी डिस्टेंट पे होंगी, चाहे इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, मतलब चाहे लेफ़्ट साइड पे देख लें चाहे आप राइट साइड पे देख लें। ठीक है, इस तरह जब आप एग्ज़िट साइड पर जो है सेंट्रल स्पॉट को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको ये जो आर्क्स होंगी इस स्पॉट से लेफ़्ट और राइट इक्वी डिस्टेंस पर नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये जो आपको आर्क्स बनती नज़र आ रही हैं ये असल में किस चीज़ को शो करती हैं, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन और पोजीशन ऑफ डिफ्रैक्शन को शो करती हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको इस मेथड में जो हमारे पास इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स है उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग समझा दी। अब मैं आता हूँ उन कैलकुलेशन की तरफ जिसके थ्रू हम जो है क्या काम कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के। तो आइए हम चलते हैं अब पेंट की तरफ। तो हमारे पास पेंट है, हम पेंट में जो है थोड़ा सा मैं आपको ड्राइंग से समझाऊंगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, वो फाइन पाउडर की सूरत में होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्रिस्टल था, फ़र्ज़ के लिए ये मेरे पास क्रिस्टल था। मेरे पास एक्स रेज़ आई, सरफेस से टकरा गई, किसी भी एंगल पे टकरा गई। ठीक है, वो जिस एंगल पे भी जो है मुड़ेंगी, मेरे पास जब एक्स रेज़ आएंगी सरफेस से टकराएंगी, सरफेस से टकराने के बाद वापस कहीं ना कहीं किसी एंगल पे मुड़ेंगी, उस एंगल को हम कहेंगे ग्लैंसिंग एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? ग्लैंसिंग एंगल कहेंगे।
तो आई थिंक आपको ग्लांसिंग एंगल का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि मेरे पास एक्स रे आई, ये एक्स रेज आ रही हैं, ये एक्स रे आई क्रिस्टल की सरफेस के साथ टकराई, टकरा के किसी भी एंगल पे वो मुड़ गई, तो जो वो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम क्या कहेंगे? ग्लांसिंग एंगल कहेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। जो भी वो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल होगा। अब ग्लांसिंग एंगल को हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आप थीटा, ठीक है। अब थीटा को हमारे पास में फार्मूला ये होता है S/R। इसमें जो हमारे पास 2 थीटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में इस चीज़ को शो कर रहा है कि देखें मेरा जो आपको सेंसिटिव रिंग नज़र आ रही थी वो क्या थी? एक सर्कल की सूरत में थी, और जो मेरी एक्स रेज थी उस पूरे सर्कल में से पास कर रही थी। इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने 2 थीटा यूज़ किया। तो हमारे पास फार्मूला आ गया 2 थीटा S/R। इसमें S क्या है? S हमारे पास है वो जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब थी जिसमें हमने सैंपल को प्लेस किया था, जिसका हम एनालिसिस कर रहे थे, उसका रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से जो R है, R किस चीज़ को शो कर रहा है? R हमें शो कर रहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिव ट्यूब के गिर्द एक सिलेंड्रिकल कैमरा लगा होगा जो कि सारा का सारा एनालिसिस कर रहा होगा स्ट्रक्चर का। उस कैमरे का जो रेडियस होगा उसको हम कैपिटल R से ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है। तो ग्लांसिंग एंगल को निकालने के लिए हमारे पास अब फार्मूला बन जाएगा S/2R। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे पास ये जो एंगल है थीटा, ये असल में रेडियन में होता है, ठीक है। आप इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री और डिग्री से जो है रेडियन में कन्वर्ट करने का आपको फार्मूला पता होगा। तो अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो एंगल होगा वो जो है रेडियन से वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लांसिंग एंगल तो हम इससे मालूम कर सकते हैं, ये तो हमें पता लग गया। अब हम क्या मालूम कर सकते हैं इससे? देखें, ब्रैग्स इक्वेशन को आपने यूज़ करना है, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन जो है ना हमारे पास होती है n लैम्डा 2d sin थीटा, ठीक है। अब इसमें n इंटीजर्स, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स को ज़ाहिर कर रहा है, लैम्डा जो है इसमें वेवलेंथ को ज़ाहिर कर रहा है। वेवलेंथ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, वेवलेंथ इस तरह मालूम होती है कि 2 कंजेक्टिव क्रस्ट या 2 कंजेक्टिव ट्रफ का दरमियानी जो फासला है वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो मेरे पास n आ जाएगा, लैम्डा एक्स रेज़ की वेवलेंथ को ज़ाहिर करेगा, थीटा जो है ग्लांसिंग एंगल को ज़ाहिर करेगा। इसमें जो d है, d देखें हमारे पास जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल इस तरह लेयर्स की सूरत में होता है, ठीक है। तो 2 कंजेक्टिव लेयर्स के दरमियानी जो स्पेसिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं d, जो कि हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम है और हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम जो है क्या मालूम कर सकते हैं? इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं उस क्रिस्टल का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको 2 बातें बता दी कि एक तो हम ग्लांसिंग एंगल मालूम कर सकते हैं, दूसरा हम जो है क्या मालूम कर सकते हैं? इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब 2 लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है उसका डिस्टेंस भी हम मालूम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश की कि हमारे पास जो
ये हमारे पास, मैं अभी आपको स्लाइड दिखाता हूँ अगर आपको समझ आ रही हो। तो ये देखें, ये हमारे पास है। सबसे पहले मैंने आपको इस टॉपिक में इस मेथड में जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है उसके स्ट्रक्चर को और मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझाने की कोशिश की, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैंने फिर एंड में आपको वो फार्मूलाज बताए जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं थ्रू पाउडर मेथड। तो देखें, यह आपको एंड में मैं बताता चलूँ, ये जो आपको ये 2 लेयर नज़र आ रही हैं, इन 2 लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि 2 लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।